हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग कीड़ा। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग एग्ज़ाम में 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन कवर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की। तो अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवे करेक्टराइज्ड बाय अ ब्रोंकियल स्पाज्म ड्यू टू हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवे। एक्चुअल में होता क्या है कि अस्थमा एक क्रोनिक बीमारी है जिसमें जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर करता है या हमारे लंग्स में इंटर करता है, तो जो हमारा एयर वे है वो उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो उसके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने से जो हमारे बॉडी के हमारे जो बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं वो हाइपर रिस्पॉन्स हो जाते हैं, जैसे कि IgA, IgE, IgV, और उस फॉरेन बॉडी से उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जो हमारा लंग्स है या जो अपना एयर वे है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो जिस वजह से हमारा एयर वे क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि अपने को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसी टर्म को अस्थमा के नाम से जाना जाता है। तो अब मैं जो लिखा है उसके शब्दों में बता रहा हूँ कि अस्थमा क्या है। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जिसमें जो एयर वे है वो स्पाज्म हो जाता है। जो एयर वे है वो क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए पहले ये नॉर्मल साइज है, तो ये स्पाज्म मतलब कि सिकुड़ना, वो सिकुड़ के कुछ इस साइज़ का हो जाता है। तो जितना अपने को एयर वे पहुँचाना, मतलब एयर में जितना एयर अपने बॉडी में पहुँचना चाहिए था उससे कम पहुँचता है, क्योंकि जो हमारा एयर वे है वो नैरो हो जाता है। द एयर वे आर रिवर्सिबली नैरोड, द अस्थमा इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिव एयरवे डिसीज। मतलब क्या होता है कि जो एयर वे है ऐसा नहीं कि एक बार नैरो होने के बाद वो दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं आएगा। वो कुछ समय के पश्चात क्या होता है कि वो अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव एयरवे डिसीज भी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन जैसा कि मैं बताया इंट्रोडक्शन में ही, डेफिनेशन सेम उसी टाइप से बनेगा। अस्थमा इज द क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज। क्या बोल रहा है कि अस्थमा क्या है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है, मतलब ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाली डिसीज है। द एयरवे दैट कॉज ब्रोंकियल स्पाज्म ड्यू टू द हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवे। मैं जो अभी इंट्रोडक्शन में आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा था वही हो रहा है कि क्या होता है कि जब अस्थमा क्या है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है जिसमें क्या होता है जो एयर वे है वो वो स्पाज्म हो जाता है। किसके कारण स्पाज्म होता है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में या हमारे जो लंग्स है उसमें, जिस वजह से जो हमारा लंग्स है वो हाइपर रिस्पॉन्स हो जाता है। जितना मतलब हाइपर रिस्पॉन्स करने का मतलब है कि उसको जितना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना चाहिए था उस स्पेसिफिक फॉरेन बॉडीज़ के लिए, उतना उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या हो जाता है हमारा एयर वे नैरो हो जाता है और अपने को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसी टर्म को क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। चलिए दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। अस्थमा इज ए क्रोनिक लंग डिसीज। अस्थमा क्या है, क्रोनिक लंग डिसीज है करेक्टराइज्ड बाय द रिवर्सिबल नैरोइंग ऑफ एयरवे। जिसमें क्या होता है कि रिवर्सिबल जो हमारा एयरवे है वो नैरो होता है। मतलब जो हमारा एयरवे का जो साइज है वो क्या होता है, पतला होता है। पतला कहने का मतलब क्या है, समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे ध्यान से देखिए, ये अपना नॉर्मल एयरवे है, ये क्या है अपना नॉर्मल एयरवे है। लेकिन जब हमारा बॉडी हाइपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारा बॉडी है वो चाहता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल आया है उसको पहले ही रोक लिया जाए ताकि हमारे बॉडी को कुछ रिस्पॉन्स मतलब कुछ नुकसान ना झेलना पड़े। तो इस वजह से कभी कभी हमारा बॉडी क्या करता है कि हाइपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देता है, जिस वजह से जो हमारा एयर वे है वो ज़रूरत से ज़्यादा नैरो हो जाता है। और ज़रूरत से ज़्यादा नैरो हो जाएगा तो आप इजीली समझ सकते हैं कि जो भी हमारा एयर यहाँ से एंटर कर रहा है वो पहले के तुलना में कम एंटर करेगा, जिस वजह से अपने को क्या होगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी और ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगा। उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, अस्थमा बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब अपन लोग टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि अस्थमा के कितने टाइप्स होते हैं और ये किस किस वजह से होते हैं। तो आप इधर ध्यान से देखिए, मैं इधर टाइप्स लिखा हूँ और इधर इसके सिम्टम और नाइट टाइम में कितने बार सिम्टम देखने को मिलता है।
सिम्टम कहने का मतलब है कि कौन कौन से सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला तो अपने को ब्रीथिंग डिफिकल्टी कितने बार देखने को मिलता है हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से। तो पहला टाइप है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या होगा कि वंस ए वीक यानी कि सप्ते में एक बार जो अस्थमा का साइन या सिम्टम है जो अभी आगे पढ़ेंगे वो देखने को मिलेगा, और नाइट के टाइम में सप्ताह में महीने में 2 बार कम से कम देखने को मिलेगा। वहीं मॉडरेट परसिस्टेंट में क्या होता है कि वंस पर वीक यानी कि सप्ते में एक बार बट वंस पर डे, यानी मतलब कि सप्ते में एक बार से लेके पर डे अपने को सिम्टम देखने को मिल सकता है। और वहीं नाइट टाइम की बात करूं तो ट्वाइस पर मंथ यानी नाइट के टाइम में प्रत्येक महीना में 2 बार देखने को मिल सकता है। वहीं मॉडरेट परसिस्टेंट की बात करें तो इसका सिम्टम डेली दिखने को मिलेगा। अगर मैं स्पेशली बात करूं नाइट के टाइम में तो पर वीक में एक बार तो जरूर देखने को मिलेगा। अगर ऐसा सिम्टम आ रहा है तो उसको मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा हो गया है। वहीं सीवियर परसिस्टेंट में क्या देखने को मिलता है कि वही जो सिम्टम है वो डेली देखने को मिलेगा और ये सबसे सीरियस कंडीशन हो जाएगा, और नाइट टाइम में अपने को फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार देखने को मिलेगा ये सिम्टम, स्पेशली इन द नाइट टाइम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कॉजेस, अस्थमा के कॉजेस क्या क्या हैं। तो वैसे तो अस्थमा के बहुत सारे कॉजेस हैं, लेकिन अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉजेस है एलर्जन। एलर्जन कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि आपने देखा होगा या आपको पर्सनली आपने कभी फील किया होगा कि जैसे कि आप कहीं डस्ट में जाते हैं या ऐसे कहीं फैक्ट्री में जाते हैं, या आपने सुना होगा कि किसी किसी को फूलों से एलर्जी होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी मतलब हर एक बॉडी, सबका बॉडी डिफरेंट होता है, और किसी किसी को क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज से उसको एलर्जी होता है। मतलब सीधे सिंपल शब्दों में बोलूं तो किसी भी पर्टिकुलर चीज जिसके वजह से हमारा बॉडी हाइपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है उसी को क्या बोलते हैं कि वो मेरे लिए एलर्जी का कारण बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी किसी को फूलों से एलर्जी होता है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे फ्लावर्स हैं या फूल हैं उसमें पोलन प्रेजेंट होता है। पोलन जो कि फूलों का गैमेट्स होता है, तो वो पोलेन्स क्या करता है कि नोज के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है और हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में हाइपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, फीवर देखने को मिलेगा। तो ऐसे सारे कारणों को क्या बोला जाता है, एलर्जन बोला जाता है। तो इसका पहला कारण क्या है, एलर्जी। दूसरा कारण है एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट। दोस्तों आपने देखा ही है और आप सभी जानते ही हैं कि अब हमारा एयर पहले जैसा फ्रेश नहीं रहा है और काफ़ी पॉल्यूशन बढ़ गया है, जिस वजह से हमारा जो बॉडी है उसको बॉडी को उस पॉल्यूटेड एयर को एडाप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, और जिस वजह से बहुत सारे बंदों में देखा गया है कि अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है। फिर नेक्स्ट कॉजेस की बात करें तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के जितने भी इन्फेक्शन है इस वजह से हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन का प्रोसेस हो जाता है, और इन्फ्लामेशन की प्रोसेस की वजह से अपने को अस्थमा का कॉजेस देखने को मिल सकता है। साइनसाइटिस, साइनसाइटिस ये जो हमारा साइनस होता है, जो साइनस कैविटी है उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से भी क्या होता है, अपने को अस्थमा देखने को मिलता है। वहीं बात करूं तो कोल्ड, जनरली अब बच्चों में देखिएगा कि कोल्ड के समय में उनको सर्दी खांसी और सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत मतलब जनरली बच्चों में या किसी किसी बूढ़ों या बुजुर्गों में भी मतलब किसी को कोल्ड के टाइम पे, ठंडी के टाइम में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से होता है कि हमारा बॉडी उस कोल्ड को एलर्जन के रूप में लेता है, या हमारा बॉडी उस कोल्ड के प्रति हाइपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसीलिए जो हमारा एयरवे है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, और नैरो होने की वजह से अपने को ब्रीथिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉजेज की बात करूँ तो ड्राई एयर हो गया, और ड्रग लाइक एनएसएआईडी के एग्जांपल जैसे पैरासीटामॉल हो गया। एनएसएआईडी मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ऐसे ड्रग जो इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को कम करें। तो हम इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को कम करने वाले ड्रग अगर अपन लोग बार बार लेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा बॉडी उससे ज़्यादा इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करना चाहेगा, क्योंकि चूंकि हम जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ले रहे हैं वो इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को दबा रहा है, तो हमारा बॉडी चाहेगा कि मैं उससे ज़्यादा इन्फ्लामेशन का प्रोसेस स्टार्ट करूं, जिस वजह से क्या हो सकता है कि हमारा एयरवे है वो नैरो हो सकता है। और
अपने को अस्थमा कॉज हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉजेस की बात करूँ तो है फूड एलर्जन। फूड एलर्जन जैसे कि आपने पर्सनली अगर मेरे को बात करूँ तो अगर मैं चिकन अगर गलती से ले लिया तो मेरे बॉडी में रैसेस हो जाते हैं। हालांकि मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो नहीं होता है, लेकिन लगभग 2-3 घंटों के लिए रैसेस हो जाते हैं। तो ये भी एक अस्थमा का कॉजेस बन सकता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कॉजेस एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला कॉजेस है एलर्जन, फिर एयर पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस, कोल्ड ड्राई एयर, ड्रग लाइक NSAID, फूड एलर्जन। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेनली इन्हीं कारणों की वजह से अस्थमा कॉज होता है। और कारण की बात करूं तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी अस्थमा कॉज हो सकता है। ऑक्यूपेशनल फैक्टर भी बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसे इन्वायरमेंट या ऐसे फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पर डस्ट पार्टिकल ज़्यादा उड़ते हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गया, तो उसको अस्थमा हो सकता है। अगर कोई पर्सन एनिमल की स्किन को छूता है तो एनिमल की स्किन से उसको अस्थमा हो सकता है। सर्टेन केमिकल होते हैं जिसके वजह से अस्थमा हो सकता है। डस्ट मैं अभी बता ही दिया। एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से अस्थमा हो सकता है। और स्मोकिंग तो इसका मेन कॉजेस या आप रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं। स्मोकिंग से क्या हो सकता है, स्मोकिंग के साथ जब धुआं हमारे लंग्स के अंदर जाता है तो हमारा, चूंकि हमारा लंग्स धुआं सोखने के लिए नहीं है, जो हमारा लंग्स बना है वो फ्रेश एयर को लेने के लिए बना है। तो जब कोई भी पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसके स्मोकिंग में धुआं जब हमारे लंग्स में एंटर करता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, जिस वजह से अस्थमा देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉजेस की बात करूं तो एल्कोहल हो सकता है। फिर फैमिली हिस्ट्री भी एक मेन कॉजेस बोल सकते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि जो जिनके फैमिली में अगर या जिनके हेरिडिटी में अगर किसी को अस्थमा है तो देयर विल बी चांसेस टू इंक्रीज रिस्क फैक्टर ऑफ अस्थमा इन देयर चिल्ड्रंस। क्लियर। फिर उसके बाद है ओबेसिटी भी एक मेन कॉजेस है जिसके वजह से अस्थमा हो सकता है। फिर एक्सपोजर टू कैट एंड डॉग, जब अभी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि जो एनिमल होते हैं उनका जो स्किन होता है वो जो किसी किसी के लिए काफ़ी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस साबित होता है। तो कैट और डॉग्स के जो एक्सपोजर हैं वो भी अस्थमा को कॉज कर सकते हैं। पॉजिटिव स्किन टेस्ट फॉर एलर्जन, अगर मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको अगर हम लोग अपन लोग स्किन टेस्ट करते हैं और वो किसी भी एलर्जी के लिए पॉजिटिव पाया जाता है और अगर उस पर्टिकुलर एलर्जन पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी अस्थमा के कॉजेस हो सकते हैं। चिल्ड्रन एज बिटवीन 3 to 14 ईयर ओल्ड, जनरली चिल्ड्रंस में भी देखा गया कि अस्थमा के सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें जो एज है वो 3 से 14 साल है, जो जनरली कोल्ड के टाइम पे अपने को देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं साइन सिम्टम। अगर अभी अपन लोग ने डेफिनेशन देख लिया, कॉजेस देख लिया, लेकिन अब बात आती है कि अगर किसी को हमने कारण भी जान लिया, क्या होता है ये भी जान लिया, अब अगर किसी को अस्थमा हो गया है तो उसको कौन कौन से साइन देखने को अपने को मिल सकते हैं। तो पहला साइन है कि कफ होगा, उसको क्या होगा कि कफ का फॉर्मेशन होगा, ड्राई और विथ म्यूकस, यानी कि उसको ड्राई कफ भी हो सकता है या म्यूकस के साथ भी कफ देखने को मिल सकता है। कफ क्यों देखने को मिलेगा, ये थोड़ी सोचने वाली बात है और काफ़ी सिंपल सी बात है कि अगर हमारा बॉडी इन्फ्लामेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, जब हमारा बॉडी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस प्रोसेस प्रोड्यूस करना चाहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे एंटीबॉडी हैं IgE, IgA, IgM, ऐसे सारे जो भी एंटीबॉडी फैक्टर हैं वो एक्टिवेट होना चालू होंगे, मैक्रोफेज का स्टेज स्टार्ट होगा, जिस वजह से क्या होगा कि वहाँ जो हमारा जो एयर वे है उसमें म्यूकस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और म्यूकस का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो जब म्यूकस का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो हमारा बॉडी चाहेगा कि मैं म्यूकस को बाहर निकालूं, जिस वजह से क्या होगा कि अपने को कफ का साइन देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं तो वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड क्या होता है कि जब कोई भी बंदा सांस लेगा तो वीजिंग का सीधा सा मतलब आप ये समझिए कि जब कोई सांस लेगा तो उसको सीटी के जैसे आवाज आएगा, मतलब जब वो सांस लेगा तो सिर सिर उसके सांसों से आवाज सुनने को अपने को क्लियरली मिलेगी। उसके बाद और नेक्स्ट साइन क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट टाइटनेस, यानी कि जो चेस्ट है वो क्या होगा, टाइट
अगर अपन लोग उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसका चेस्ट अपने को क्या मिलेगा, टाइटनेस देखने को मिलेगा चेस्ट में। इसका भी कारण है कि धीरे धीरे क्या होगा कि जब म्यूकस का फॉर्मेशन हमारे एयरवे में या अपने लंग्स में बनना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे इसकी मात्रा इंक्रीज होगी, तो जो हमारा एयरवे है वो टाइट हो जाएगा। इसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है कि अब म्यूकस फॉर्मेशन हो गया है, बंदा अब सांस ले नहीं पा रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि मैं जल्दी जल्दी सांस लूँ। इस वजह से क्या होगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा। म्यूकस प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, म्यूकस प्रोडक्शन मैं बता दिया। इसके बाद क्या होगा कि बंदा फटीग महसूस करेगा और इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होने के वजह से फीवर महसूस करेगा, और साथ में क्या साइनोसिस देखने को मिलेगा। साइनोसिस यानी कि ब्लूइश कलर ऑफ स्किन, यानी कि जो हमारा स्किन हो कैसा दिखेगा, ब्लूइश कलर में दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा। क्यों, इसका रीजन क्या है कि अब हमारे बॉडी में म्यूकस फॉर्मेशन की वजह से हमारे लंग्स में जो हमारे बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, और ऑक्सीजन डिमांड पूरा नहीं होने के कारण हमारा बॉडी क्या ब्लूइश कलर का दिखाई देने लगेगा। दोस्तों एक मैं वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, इन्फ्लामेशन। अगर आप लोग को इन्फ्लामेशन के बारे में पता नहीं होगा तो ये सेकेंड ईयर के पैथोलॉजी सब्जेक्ट में है। अगर इसके बारे में अगर और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं कि इन्फ्लामेशन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है हमारे बॉडी में, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बताएंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा काफ़ी ईजी तरीके से, और आपको एकदम इजीली समझ आ जाएगा। मैं ऐसा वीडियो तैयार करने का कोशिश करूंगा। चलिए आगे और अपने लोग साइन सिम्टम देखने की बात करते हैं। तो इसमें अपना डाइफोरेसिस हो गया, मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगा। फिर बंदा कंफ्यूज दिखेगा, एक्सट्रीम एंजाइटी फील करेगा, क्योंकि वो बंदा जब अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है तो उसके जो माइंड है उसमें भी ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की माइंड में कमी होने की वजह से जो पर्सन या जो अपना पेशेंट है वो एंजाइटी फील कर सकता है। साथ ही साथ क्या देखने को मिल सकता है, अपने को रिस्पायरेटरी अरेस्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, और जो हमारा लंग्स है वो काम करना बंद कर सकता है, जिस वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो ये तो थे सारे अपने साइन सिम्टम कि अस्थमा होने की वजह से कौन कौन से साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अपन लोग पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि डिसीज कैसे कॉज होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल रीजन, किसी भी इटियोलॉजिकल रीजन की, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, एलर्जन हो, क्या होगा कि इम्यूनोग्लोबिन स्टिमुलेशन होगा। जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन है, यानी जो हमारे बॉडी का लड़ने की क्षमता है, वो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा और वो लड़ने के लिए तैयार होगा। इसके बाद क्या होगा कि जब इम्यूनोग्लोबिन स्टिमुलेट हो जाएगा तो मास्ट सेल का डिग्रेनुलेशन होगा। डिग्रेनुलेशन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो साइटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल होते हैं हमारे बॉडी में, जो एंटी माइक्रोबियल जो प्रॉपर्टी वाले हमारे बॉडी में जो एजेंट घुस चुके हैं उनको मारने की क्षमता रखने वाले मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, जैसे कि न्यूट्रियोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, इसिनोफिल हो गया। इसिनोफिल, अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रियोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल क्या होता है। तो ये सारे हमारे ब्लड्स के पार्ट हैं जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट, वाइट ब्लड सेल के पार्ट हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये सारे रिलीज होंगे, और इसके बाद फिर क्या होगा कि जो अपना एयरवे है उसमें इन सब के रिलीज होने की वजह से क्या होगा कि हाइपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा, और हाइपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने की वजह से ब्रोंकियल स्पाज्म होगा। ब्रोंकियल का जो अपना ब्रोंकियल्स का साइज है या एयरवे का जो साइज है वो नैरो होना स्टार्ट होगा, और नैरो होना स्टार्ट होगा जिस वजह से अपने को क्या अस्थमा का कॉजेस। इसके बाद क्या होगा कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, और ब्रीथिंग डिफिकल्टी के बाद वो मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी हुई हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से, तो अपन लोग उसको बोल सकते हैं कि उस पर्सन को अस्थमा कॉज हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब अपने को कॉजेस पता चल गया, डेफिनेशन पता चल गया, साइन सिम्टम पता चल गया, और ये डिसीज कॉज कैसे होता है ये भी पता चल गया। तो अब अपन लोग को ये कंफर्म करना है कि क्या इसको अस्थमा ही है। तो उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, डायग्नोसिस। तो चलिए डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो डायग्नोसिस में जाहिर सी बात है कि सबसे पहले अपन लोग क्या लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। मेडिकल हिस्ट्री में अपन लोग उससे पूछेंगे कि क्या आपके परिवार में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, या आपको कभी पहले ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, या कभी आपको पहले ब्रीथिंग डिफिकल्टी हुई है, क्या आपको कभी सर्जरी हुआ है, ऐसे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन की ओर। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसके पूरे चेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे, चेक करेंगे कि क्या वो सांस अच्छी तरीके से ले पा रहा है, क्या इसको कोई एंजाइटी तो नहीं है।
उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो स्पायरोमेट्री टेस्ट कर सकते हैं। स्पायरोमेट्री एक कॉमन टेस्ट होता है जो कि हमारे लंग्स को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है कि इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप जितना कितना एयर ले रहे हैं और आप कितना एयर अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये तो हुई स्पायरोमेट्री टेस्ट की बात। फिर आगे अपन लोग कर सकते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट। पल्स ऑक्सीमेट्री कुछ इस टाइप से दिखता है। पल्स ऑक्सीमेट्री में क्या होता है कि अपने जो फिंगर्स है उसमें जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसको इंसर्ट करते हैं, और जिससे अपने को हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल का पता चल जाता है। अगर अपने को अस्थमा होगा, अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑक्सीजन के लेवल है हमारे बॉडी में कम देखने को मिलेगा। जो नॉर्मल ऑक्सीजन हमारे बॉडी का होता है वो 95 टू 100 के बीच में होता है। इसके बाद अपन लोग चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे करने से अपने को एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, जो उसके जो लंग्स में जो म्यूकस फॉर्म हुआ है वो अपने को इजीली दिखाई देने लगेगा। उसके बाद अपन लोग एबीजी एनालिसिस कर सकते हैं कि जो हमारे आर्टरी है उसमें कितना ब्लड, जो हमारे आर्टरी में ब्लड है वो ब्लड है उसमें कितना गैस का लेवल है, उसका एनालिसिस करना ही क्या कहलाता है, एबीजी एनालिसिस कहलाता है। इसके बाद अपन लोग सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट करने से अपने को ये पता चल जाएगा कि जो हमारा बॉडी है वो कितना इसिनोफिल, बेसोफिल या जो अपने जो फाइट करने वाले सेल हैं उसको हमारे बॉडी में कितना रिलीज किया, हमारे ब्लड में कितना रिलीज किया है, जिससे पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन का प्रोसेस हम स्टार्ट हुआ है बॉडी में। और अगर अपन को ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस चेस्ट में ही स्टार्ट हुआ है, लंग्स में ही स्टार्ट हुआ है। तो इससे एक कन्फर्मेटरी हो जाएगा कि हाँ इसको अस्थमा हो सकता है। इसके बाद फिर स्पूटम कल्चर टेस्ट कर सकते हैं। स्पूटम कल्चर टेस्ट में उसका जो म्यूकस है उसको अपन लोग स्टडी कर सकते हैं। जनरली स्पूटम कल्चर टेस्ट में सुबह का स्पूटम लिया जाता है। स्पूटम कहने का मतलब अगर सीधी सिंपल शब्दों में कहूँ तो खखार, जो व्यक्ति जो खखारता है उसी का अपन लोग कल्चर बनाते हैं, और कल्चर बनाने के बाद उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी अपना इम्यूनोग्लोबिन सेल तो प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद अपन लोग एलर्जी टेस्ट कर सकते हैं। अगर अस्थमा हो सकता है कि किसी एलर्जन की वजह से कॉज हुआ हो, तो अपन लोग आइडेंटिफाई करने के लिए एलर्जन टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें जो एलर्जन पार्टिकल है उसका हल्का सा अमाउंट हमने अपने इंट्राडर्मल, जो भी पेशेंट है उसके इंट्राडर्मल में हल्का से इंसर्ट करके उसको चेक कर सकते हैं क्या उसका बॉडी कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। अगर उसके बॉडी में अगर कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ उस इंजेक्शन के साइड पे, तो दैट मीन्स कि वो उसकी वजह से क्या हुआ है कि उसको ये अस्थमा है वो एलर्जी की वजह से कॉज हुआ है। जनरली आपने देखा होगा हॉस्पिटल सेटिंग में जब भी किसी पेशेंट को पेनिसिलिन ड्रग इंसर्ट किया जाता है तो पेनिसिलिन ड्रग इंसर्ट करने से पहले एलर्जी टेस्ट किया जाता है। इसलिए एलर्जी टेस्ट इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो पेनिसिलिन है वो उसका मतलब देखा गया है कि जो उसका एलर्जी या साइड इफेक्ट है काफ़ी ज़्यादा देखने को काफ़ी पेशेंट में मिलता है। इस वजह से सबसे पहले क्या करते हैं उसका एलर्जी टेस्ट करके अपन लोग चेक कर लेते हैं कि क्या उसके मतलब वो पेनिसिलिन लेने के लायक है कि नहीं पेशेंट, या उसको कोई और एलर्जी तो नहीं है। आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस में आप देखिए फोटो को कि उसमें क्या करते हैं कि आर्टरी में अपन लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं, और आर्टरी से डायरेक्ट अपन लोग क्या लेते हैं ब्लड को लेते हैं, और उसमें अपन लोग देखते हैं कि कितना इसमें गैस का अमाउंट प्रेजेंट है। वैसे तो जनरली अपन लोग जो ब्लड सैंपल लेते हैं वो वेन से लेते हैं, लेकिन एबीजी एनालिसिस में जो भी ब्लड का सैंपल होता है वो मेन आर्टरी से लिया जाता है। ठीक है, ये देखिए नॉर्मल जो आर्टरी है राइट साइड का उससे अपन लोग क्या करते हैं ब्लड को लेते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अब अपन लोग डायग्नोसिस भी कर लिए कि और कंफर्म भी कर लिए कि इस पर्सन को अस्थमा का ही प्रॉब्लम है। तो अब उसको मैनेज करना भी हमारा ही काम है। हमारा कहने का मतलब है कि डॉक्टर का काम है, और उस डॉक्टर के साथ सपोर्ट करने का काम आप और मेरे जैसे नर्सिंग स्टाफ का है। तो अब देखते हैं कि इसके मेडिकल मैनेजमेंट में अपन लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं कि जो भी बंदा जो एयरवे की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो उसको एयरवे को क्लियर कर सकते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसको क्लियर कर सकते हैं और उसको नॉर्मल लाइफ की ओर वापस लाने का प्रयास कर सकते हैं।
अगर इससे भी काम नहीं होता है तो अपन लोग क्या फास्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर देंगे। फास्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर में जैसे कि एग्जांपल मैं बात करूं तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, साल्ब्यूटामॉल, एल्ब्यूट्रॉल, ये सब क्या है कि इनको डायरेक्टली इनहेलेशन के थ्रू दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो ब्रोंकस है या जो ब्रोंक्यूल या एयरवे है वो क्या होता है, डायलेट होता है, जिससे एयरवे का जो साइज है वो, जो एयरवे का डायमीटर है वो इंक्रीज होता है, जिससे अपने को सांस लेने में मतलब जो कठिनाई हो रही थी उससे अपने को समाधान मिल सकता है। उसके बाद बात करूं तो नेक्स्ट मैनेजमेंट अपन लोग क्या कर सकते हैं, निबुलाइज कर सकते हैं। निबुलाइज में भी वही होता है कि नोज के थ्रू जो भी अपना ब्रोंकोडायलेटर ड्रग होता है उसको पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन दे सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है उसको कम करेगा और जो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस है उसको कम करने का काम करेगा। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की अगर एग्जांपल की बात करूं तो सबसे फेमस और हॉस्पिटल सेटिंग में यूज करने वाला एक ड्रग है जिसका नाम है आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसके बाद अपन लोग क्या कर सकते हैं, ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग दे सकते हैं। ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग क्या करेगा कि जो हमारे बॉडी में या जो हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन का प्रोसेस है उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। इसका एग्जांपल डेक्सामेथाजोन है, बैक्लोमेथाजोन है, बैक्लोफेन है, ऐसे करके इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन ब्लॉकर ड्रग्स दे सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन ब्लॉकर ड्रग्स क्या करेगा कि जो भी हमारे इम्यून सेल हैं उनको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, जिस वजह से क्या होगा कि जो अपना इम्यून सिस्टम है उससे जो इम्यून सेल हैं जो कि हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस प्रोड्यूस कर रहे थे वो उसको करना बंद कर देंगे, जिस वजह से अपने को अस्थमा से निजात मिल सकता है। अब बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि बंदा को फैटिक हुआ है, एंजाइटी फील हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके बॉडी में फ्लूइड का एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो चुका होगा, तो उसको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। और जो अगर अपने को पता चल रहा है कि इस बंदे को किसी पर्टिकुलर पार्टिकल या किसी भी एलर्जन की वजह से उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि अगर आपको डस्ट से अगर प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा डस्ट से दूर रहिएगा, ऐसे जगह पे ज़्यादा जाने का कोशिश ना कीजिएगा कि जहाँ पर डस्ट हो, या अगर आप जाते भी हैं तो मास्क का यूज़ करिए, धुआं से बचिए। जो भी उसका कॉजेज हो, जो भी जिस वजह से उसको अस्थमा कॉज हो रहा है उसके बारे में उसको थोड़ा एजुकेट करेंगे, और साथ में अपन लोग उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और अस्थमा के कॉजेस क्या हैं, कैसे होता है, इसमें क्या होता है, इसके बारे में भी अपन लोग उसको जानकारी दे सकते हैं। साथ में क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अगर पेशेंट की स्थिति ज़्यादा खराब हो गई है तो, जिससे क्या होगा कि मैकेनिकल वेंटिलेशन से उस पेशेंट को सपोर्ट मिलेगा ऑक्सीजन डिमांड पूरा करने के लिए बॉडी में, और उसका लाइफ सेव किया जा सकता है। साथ ही साथ अपने को प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि हाँ इसके बॉडी का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन हुआ कि नहीं, इसका टेम्परेचर ठीक है कि नहीं, कहीं इसको फीवर तो नहीं है, ऐसे वो उसका जो भी है टीपीआर का जो सिस्टम है वो सारा चीज़ अपन लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो ये तो था अपना नर्सिंग मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है। तो देखिए नर्सिंग डायग्नोसिस में सबसे पहला क्या है, अल्टर्ड लेवल ऑफ इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। मतलब क्या है कि जो गैस एक्सचेंज है उसका लेवल क्या हो गया है, अल्टर्ड हो गया है। किस वजह से, जो हमारे जो एयरवे है वो क्या हो गया है, नैरो हो गया है उस वजह से। तो रिलेटेड टू वेंटिलेशन परफ्यूजन इनइक्वलिटी, मतलब जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है या जो परफ्यूजन का प्रोसेस है उसमें इनइक्वलिटी आ गया है, मतलब जितना अपन लोग सांस ले रहे हैं ना तो जितना ज़रूरत है उतना ले पा रहे हैं और जितना ज़रूरत है उतना एक्सहेल कर पा रहे हैं। इसके बाद क्या हो सकता है, अल्टर लेवल ऑफ इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू कफ, जो अपना जो एयरवे है वो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो क्या हो गया है कि अल्टर्ड हो गया है, किसके वजह से, कप फॉर्मेशन की वजह से। तो ये तो था अपना नर्सिंग डायग्नोसिस। साथ ही और क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकता है, अल्टर लेवल ऑफ इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो उसका ब्रीथिंग पैटर्न अल्टर्ड हुआ, किस वजह से हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की वजह से। इसके बाद फिर नेक्स्ट बात करूं तो अल्टर लेवल ऑफ एक्टिविटी इंटॉलरेंस ड्यू टू हाइपोक्सिया, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो उसका जो एक्टिविटी है वो भी लेवल अल्टर्ड हो गया है, तो ये भी एक नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकता है। अल्टर लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेटस, उसका जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है वो ठीक नहीं है,
वो उसको एंजाइटी फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, किस वजह से, ड्यू टू एंजाइटी एंड डिस्पेनिया, एंजाइटी और डिस्पेनिया की वजह से उसका जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है वो अल्टर्ड हुआ है या गिरा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस तरह से जो अस्थमा का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ, मैं यहाँ से वीडियो देखा था और मेरे को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का लाइक टारगेट रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखेंगे, अपन लोग 10 लाइक का टारगेट रखते हैं। अगर 10 लाइक मिलता है तो मैं फिर से आगे वीडियो बनाना कंटिन्यू करूँगा। और बताइए कि आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और हाँ, अगर आप मेडिकल सर्जिकल पढ़ते हैं तो बार बार एक शब्द का जिक्र आता है, इन्फ्लामेशन का। तो अगर आपको इन्फ्लामेशन के बारे में अगर जानना है तो बताइए, मैं उससे रिलेटेड एक अच्छा से वीडियो बना दूंगा। और पैथोलॉजी में इन्फ्लामेशन से लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो हो सकता है कि अगर आपकी किस्मत रही तो एग्ज़ाम में फंस जाए और उससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।